हेलो बच्चों, क्या हाल है। मस्त। चलिए हम नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, ऊतक टिश्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टिश्यू क्या है। ऊतक जो होता है यह होता है कोशिकाओं का समूह। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। मतलब मान लीजिए एक कोई कोशिका है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कोशिका है, एक कोशिका है। आज जब यह एक से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिल जाएंगी, मान लीजिए ये अब इसमें आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक आपको कोशिकाएं होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके। ये क्या है? कोशिका है और ये कोशिकाओं का समूह है। ये क्या है? कोशिकाओं का समूह है। जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। यानी कोशिकाओं का समूह है, यानी कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं ऊतक होता किन में है। आप ऊतक यदि पढ़ते हैं तो दो चीजों में पढ़ेंगे, एक पादप ऊतक, एक जंतु ऊतक पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ोगे? पादप ऊतक और जंतु ऊतक पढ़ोगे। यानी पौधों में पाए जाने वाले ऊतक और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। ओके, हमने क्या बोला? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। मान लीजिए एक कोई कोशिका है, उसके साथ एक से अधिक कोशिकाएं आके क्या की? जुड़ती गई। एक वह जब बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ गई तो क्या बनाई? कोशिकाओं का समूह बनाई। और ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, यानी जब जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोशिकाएं, जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, तो ऊतक का निर्माण कर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक जो है, टिश्यू जो है, ये हम किन किन में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पादप ऊतक और जंतु ऊतक, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पादप ऊतक और जंतु ऊतक क्या होता है। ठीक है, इसको वीडियो रोक के आप लिख लिया करेंगे। ओके, हम क्या देख रहे हैं? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ये ऊतक जो होता है तो कितने प्रकार से होता है, आप किन में देखोगे? देखोगे पादप ऊतक, और क्या देखोगे? जंतु ऊतक।
जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आपके बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी हम चल रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपके एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। जो आपका पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से ही रहेगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, पादप ऊतक है, और ये क्या है, जंतु ऊतक है, ठीक है। पहले देखते हैं जो पादप है, जब ये ऊतक और से बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, कोशिका से क्या बना, ऊतक बना। और जब बहुत सारे और ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, ऊतक तंत्र बनेगा। जब बहुत सारे ऊतक तंत्र बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। और जब बहुत सारे अंग एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे, ठीक है। क्या, जब एक से अधिक कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऊतक तंत्र बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं। यदि हम आपकी बात करें, मानव की बात करें, तो मानव क्या होता है, मानव में अंग तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मानव में क्या पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है। तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें हाथ की, हाथ एक क्या है, तंत्र है। पैर क्या है, तंत्र है। श्वसन एक तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया। उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, है ना। जिसमें एक से अधिक जो होते हैं ऑर्गन्स, जो होते हैं अंग, जो होते हैं क्रिया को पूर्ण कराने के लिए क्या है, भाग लेते हैं, ठीक है। तो जब एक से अधिक अंग जब किसी भी क्रिया को पूर्ण कराने के लिए भाग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अंग तंत्र, यानी वह एक तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका, जब बहुत सारे कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं। जब बहुत सारे ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो ऊतक तंत्र बनाते हैं। जब बहुत सारे ऊतक तंत्र मिल जाते हैं तो अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, ओके। जब कोई सिस्टम बनता है, कोई वस्तु बनती है, मान लीजिए मानव की ही हम बात करें, तो मानव क्या है, मानव में अंग तंत्र पाया जाता है, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए मानव में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पाचन के लिए अलग ऑर्गन है, श्वसन के लिए अलग ऑर्गन है, उत्सर्जन के लिए अलग ऑर्गन है ना। तो इस तरह हर एक कार्य को करने के लिए मानवों में क्या है, अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है। इस कारण से मानवों में क्या पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो ऊतक तंत्र बनाते हैं। जब बहुत सारे ऊतक तंत्र मिल जाते हैं तो अंग बनाते हैं। जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ओके। चलिए, तो फिर हम देखते हैं पादप ऊतक। जैसे यदि हम बात करें पादप की, तो यदि पादप में ऊतक मिलते हैं तो क्या बनेगा, ऊतक तंत्र बनेगा, ऊतक तंत्र बनेगा। और जब बहुत सारे ऊतक तंत्र मिल जाएंगे तो अंग बनेगा। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनेगा, ठीक है। अंग तंत्र। लेकिन जो ये पादप में अंग तंत्र है, यह नहीं पाया जाता है। पादप में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें जंतु की, तो इसमें क्या बनेगा, बहुत सारे ऊतक बनेंगे, मिलेंगे तो ऊतक तंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऊतक तंत्र बनाएंगे। जब बहुत सारे ऊतक तंत्र बनाएंगे, मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अंग तंत्र है, यह है, यदि हम बात करें मानवों में,
सकते हैं, पाया जाता है। लेकिन पादप में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन होगा कि पादप में अंग तंत्र क्यों नहीं पाया जाता। चलिए देखते हैं। देखिए यदि हम बात करें पादप की तो उसमें यदि हम नीचे से बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है। ठीक है, तना के बाद हम बात करें तो क्या पाई जाती है, टहनी पाई जाती है, शाखाएं जिसको हम बोलते हैं, शाखाएं पाई जाती हैं, और शाखाओं के बाद यदि हम बात करें तो पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। अब इनमें जो है ये क्या है, जड़ भी एक अंग है, तना भी एक अंग है, शाखा भी एक अंग है, और पत्तियां भी एक अंग है। यानी जड़ भी एक अंग है, तना भी एक अंग है, शाखाएं भी एक अंग है, पत्तियां भी एक अंग है। ठीक है, लेकिन देखो अंग तंत्र यहाँ पे क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यदि हम बात करें पत्तियों की तो पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। ठीक है, पत्तियां ही वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां ही श्वसन का कार्य करती हैं। यानी पत्तियां एक से अधिक कार्यों को खुल कर ले रही हैं, कर रही कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण भी कर रही है, बाष्पोत्सर्जन भी कर रही है, श्वसन भी कर रही है ना, उत्सर्जन भी करती है, बाष्पोत्सर्जन के साथ उत्सर्जन भी करती है। अब बोलोगे कि पौधों में उत्सर्जन कहाँ हो रहा है, तो भाई देखो पौधों में उत्सर्जन होता है, कैसे होता है, श्वसन में बनी जो क्या ऊर्जा है वो तो उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जो और उत्पाद होता है उसको शरीर से बाहर करेंगे, यानी अपशिष्ट पदार्थों को। तो ये समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, अब देखो जब इनमें एक ही कोशिका, एक ही जो अंग है एक से अधिक कार्यों को कर रही है, क्या अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कोई अलग ऑर्गन्स है, क्या वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या अलग अंग है, क्या श्वसन के लिए क्या अलग अंग है, क्या उत्सर्जन के लिए अलग अंग है, नहीं, एक ही अंग जो है इनमें सभी कार्यों को कर रहा है। जैसे आपके यदि हम मानव के यदि आपके बात करें तो आप में देखने के लिए आंखें हैं, सांस लेने की नाक है, खाने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है, चलने के लिए पैर है। तो आपके शरीर में यदि हम बात करें पैर की तो पैर क्या होता है, एक अंग है। लाइट चली गई, चलिए लाइट आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब जैसे आपके शरीर में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग अंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पौधों में हर एक काम करने के लिए एक ही ऑर्गन है। ठीक है, तो इस कारण से जो पौधे हैं वो सभी कार्यों को अपने एक ही अंग से कर लेते हैं, इस कारण से उनमें ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अंग तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, तो ये है पादपों में क्या पाया जाता है, अंग तंत्र नहीं पाया जाता, अंग पाया जाता है, ऊतक तंत्र पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है, लेकिन अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। मानवों में, जंतुओं में यदि हम बात करें तो जंतुओं में ऊतक तंत्र भी पाया जाता है, अंग भी पाया जाता है और अंग तंत्र भी पाया जाता है। ओके, तो इतना लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पादप ऊतक, उसके बाद पढ़ेंगे जंतु ऊतक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, पादप ऊतक, क्या देखें, पादप ऊतक।
चलिए देखते हैं। पादप, ऊतक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। यदि हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में दो तरह के भी ऊतक होते हैं। प्लांट में यदि हम बात करें तो प्लांट में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक ऊतक। एक होता है विभाज्योतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। एक होता है विभाज्योतक ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 9th में सिलेबस में दिया है वही बता रहे हैं। ओके, उसके बाहर का नहीं है। जो विभाज्योतक ऊतक होता है यह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? वो जरा देखिए इधर, अपने नजरों को इधर इधर इधर, कहाँ उधर कहाँ देख रहे हो? इधर बोर्ड में, बाहर नहीं। ठीक है, चलिए विभाज्योतक ऊतक कौन सा है? पहला है शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, पहला क्या है? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। दूसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक पहला क्या है? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। दूसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। और तीसरा क्या है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। पहला क्या है? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। दूसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। तीसरा क्या है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? विभाज्योतक ऊतक। दूसरा क्या है? स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक की हम बात करें तो 3 प्रकार से होता है। पहला है शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, तीसरा क्या है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यदि हम शीर्ष विभाज्योतक ऊतक की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अंतर्विष्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? लैटरल विभाज्योतक ऊतक या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, चलिए हम देखते हैं। ये उसका तो वर्गीकरण आप देख लिए, क्लासिफिकेशन आप देख लिए कि विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ओके, इतना देख लिए ना आप। आगे देखिए, स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं जरा देखिए इधर। अब आगे कौन कौन से होंगे? देख लिए, देखिए, कब से देख ही तो रहे हो, इधर देखो। पहला सरल स्थायी ऊतक। पहला क्या है? सरल स्थायी ऊतक। दूसरा क्या है? जटिल स्थायी
ऊतक। ठीक है। तीसरा क्या है? विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट स्थायी ऊतक। पहला क्या है? पहली बात तो स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट। ऊतक का मतलब क्या होता है? टिश्यू। ओके, तो क्या है? स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन से होता है? सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। ओके, जो सरल स्थायी ऊतक होता है ये भी क्या होता है? 3 प्रकार से होता है। ओके, कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार से। जरा देखिए, इन पे नजर डालिए। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन से होता है? इधर बोर्ड में, उधर कहाँ देख रहे हो? इधर। जब पढ़ा रहा हूं तो डायरेक्ट किस में देखा करो? बोर्ड पे, इधर उधर नजरें नहीं। चलिए देखिए, सरल स्थायी ऊतक कौन सी होती है? होती है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। कौन सी माँ? पैरेनकाइमा। कौन सी माँ? पैरेनकाइमा। दूसरी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। कौन सी माँ? कोलेनकाइमा। कौन सी माँ? क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा। तीसरा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। 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 क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार की होती है? सरल स्थायी ऊतक ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। कौन कौन सी? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। फिर हम बात करें यदि हम जटिल ऊतक की, तो जटिल ऊतक होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से जटिल ऊतक होते हैं? 2 प्रकार के। यहीं पे लिख दूं क्या? नहीं, इधर लिखते हैं। देखिए, खींच के इधर लाए, पटक दिए, ये आ गया। पहला क्या होता है? जाइलम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। पहला क्या होता है? जाइलम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है। और विशिष्ट ऊतक में बहुत सारी होती हैं। वसा ग्रंथियां हो गई, तेल ग्रंथियां हो गई, रबर ग्रंथियां हो गई, ये सभी जो होती हैं तो विशिष्ट में आते हैं, स्पेशल में आती है। ठीक है। तो पहले हम देखें, बात करें यदि हम पादप ऊतक की, तो पादप ऊतक जो होता है तो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक होता है विभाज्योतक ऊतक। क्या होता है? एक होता है विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या होता है? स्थायी ऊतक। यदि हम विभाज्योतक ऊतक की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, तो यह 3 प्रकार की होती है: शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक और पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। यदि हम बात करें स्थायी ऊतक की, तो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। यदि हम बात करें सरल स्थायी ऊतक के, तो ये 3 प्रकार के होते हैं: पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यदि हम बात करें जटिल ऊतक की, तो जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम। और फिर क्या है? विशिष्ट ऊतक है। तो ये ऊतक का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जो आपके 9th बुक में NCERT में दिया हुआ है। ठीक है। तो फास्ट 2 मिनट के अंदर इसको लिखिए।
तो इतना समझ में आ गया बच्चों। तो ये हमने आज क्या देखा है, ऊतक का वर्गीकरण। क्या देखा है, ऊतक का वर्गीकरण। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो अब हम इसमें एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे विभाज्योतक ऊतक, फिर हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। पहले हम क्या पढ़ेंगे, विभाज्योतक ऊतक, फिर क्या पढ़ेंगे, स्थायी ऊतक। तो अब हम सभी को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।